आज का विषय जिस पर हम बात करेंगे वो एंडोमेट्रियोसिस है। नमस्कार एवरीबॉडी, मैं आपकी बहुत बड़ी शुभचिंतक और आपके अपने दोस्त डॉक्टर शशिकला तिवारी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। एंडोमेट्रियोसिस, अक्सर ये शब्द जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तब आपको कुछ एक ऐसी फाइंडिंग मिलती है जिसमें लिखा रहता है एंडोमेट्रियोसिस। अगर आप स्पेलिंग की बात करेंगे तो ENDO एंडो, METRIOSIS। अक्सर अल्ट्रासोनोग्राफी यानी पेट का जो आप फोटो करवाते हैं उसमें ये फाइंडिंग होती है और आपको समझ नहीं आता है कि ये क्या है, ये ट्यूमर है, सिस्ट है, एग्जैक्टली क्या है। उसी टॉपिक के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। एंडोमेट्रियोसिस फाइंडिंग तब आता है जब अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ नज़र आता है। क्यों आता है, क्यों अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत पड़ी? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो औरतों को होती है, पर्टिकुलरली जब वो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होती है, 20 से 45 के आसपास होता है। और ज़्यादातर औरतों को सबसे ख़राब प्रॉब्लम जो होता है वो होता है पेन 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 पेन। यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, यानी दर्द होता है पेट के निचले हिस्से में। जब महीना होता है तो दर्द इतना ज़्यादा हो जाता है कि महीने से 2-3 दिन पहले से वो शुरू होता है और महीना ख़त्म होने के बाद भी वो होते रहता है। इतना दर्द होता है कि इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार पेशेंट को इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिलता है और तब वो हार थक के जाते हैं अपने डॉक्टर साहब के पास और फाइनली अल्ट्रासाउंड कराई जाती है और एक रिपोर्ट आता है जिसमें आता है एंडोमेट्रियोसिस। कई बार इस पेन के अलावा कुछ एक पेशेंट्स में और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि अदर देन पेन उसको बच्चा नहीं हो रहा है। किसी पेशेंट को बच्चा नहीं हो रहा है, शादी को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, लेकिन बच्चा नहीं आ रहा है, यानी इनफर्टिलिटी का पेशेंट है। हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं जो करना चाहिए बच्चा होने के लिए, बट बच्चा नहीं आ रहा है। तो सेकेंड प्रेजेंटेशन, जो सेकेंड सिम्टम होता है एंडोमेट्रियोसिस का, वो होता है इनफर्टिलिटी। थर्ड बार, कई बार पेशेंट्स को ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ना ही बहुत ज़्यादा बच्चे वाली परेशानी होती है। बच्चे हो जाते हैं उनके, लेकिन फिर आपस के संबंध में यानी सेक्सुअल जब इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत ही पेनफुल सेक्स होता है, इतना कि फीमेल कुछ करना नहीं चाहती है और उसका मेल पार्टनर ये सोचता है कि क्या प्रॉब्लम है, यानी कि कपल्स डिससैटिस्फाइड रहते हैं। तो अगर आप एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो यूजुअली 3 तरह का प्रेजेंटेशन होता है। 50% लोगों को पेन यानी दर्द निचले हिस्से में, जो कि कमर की तरफ भी जा सकता है। दूसरा इनफर्टिलिटी यानी बच्चा नहीं होना, और तीसरा इम्पॉर्टेंटली कमर दर्द वगैरह के साथ पेनफुल सेक्स यानी पेनफुल संबंध। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं मैम एंडोमेट्रियोसिस कैसे हो गया, क्यों हुआ, कैसे समझे, क्या करें, क्या परहेज़ करें। देखिए, कुछ एक बीमारियां अगर उनकी बातें करें कि क्यों होता है, उसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता है। बहुत सारे थियरीज़ होते हैं। अगर आप थियरीज़ की बात करें, हेल्बर्स थियरी है, बहुत सारे सिलिमिक एपिथेलियम वगैरह थियरी है जो आप ना समझे क्योंकि ये आपके फील्ड की चीज़ नहीं है। सिंपल शब्दों में कई बार बोला जाता है कि हार्मोनल डिसफंक्शन हो जाता है या फिर इम्यूनोलॉजिकल, कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से भी हो जाता है। कुल मिला के एक अगर सही आपको सावधानी बरतने की बोला जाए जिससे एंडोमेट्रियोसिस नहीं हो तो उसका जवाब 0 है। यानी एंडोमेट्रियोसिस का बहुत आप कॉज फाइंड करके कुछ पता नहीं कर सकते हैं, बस यही हम कर सकते हैं कि अब ये बीमारी हो गई है, अब हमको कैसे आगे जाना है। तो क्या समस्या थी वो तो हम समझ गए। क्या ये खतरनाक है, कितना खतरनाक है, क्या करना चाहिए, दवा कराएं या सर्जरी कराएं, क्या करना चाहिए? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस बहुत खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर वगैरह नहीं होता है। ये एक बहुत ही नोटोरियस या यूँ कहें कि परेशान करने वाली बीमारी होती है। एंडोमेट्रियोसिस में होता क्या है कि हर बार जब हमारा महीना होता है, उस महीने के साथ वो जो महीने वाला ब्लड होता है वो कहीं और भी कलेक्ट होने लगता है। यूट्रस तरह का चीज़ ही कहीं और भी हो सकता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन हमारे ओवरीज में हो जाता है। अब वो कलेक्ट होते होते चॉकलेट कलर का एक सिस्ट बनने लगता है, क्योंकि खून बार बार कलेक्ट होगा हर महीने तो वो काले की तरफ हो जाएगा, चॉकलेट कलर का हो जाता है, इसलिए वो चॉकलेट कलर का सिस्ट बनता है। इसलिए कई बार एंडोमेट्रियोसिस को चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं।
तो ये नोटोरियस क्यों होता है, परेशान क्यों होता है कि ये जो सिस्ट, जो चॉकलेट बन रहा है, ये आसपास की चीज़ों से सटने लगता है। यानी कि जो पेट, हमारा पेट का अथरी जो अलग था वो सट गया, अगल बगल की चीज़ें जो होती हैं वो सट गई, पॉटी का रास्ता जो होता है वो सट जाता है, और इसी चक्कर में पेशेंट को हर चीज़ में दर्द होता है। अगर वो सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रही है, हस्बैंड वाइफ मिल रहे हैं, तो बिकॉज वो सटा हुआ चीज़ है, वहाँ पे मूवमेंट होने पे उसको दर्द होता है। अब बहुत सीवियर दर्द होता है, इतना कि कई बार पेशेंट रोने लगते हैं। तो इसलिए हम इसको ख़राब मानते हैं कि सर्जरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखते हैं तो जब आप पेट के अंदर घुसते हैं तो इतना ज़्यादा सब कुछ सटा रहता है कि सर्जरी करना थोड़ा मुश्किल होता है इन केसेस में। तो एंडोमेट्रियोसिस तो आ गया, अब क्या इलाज संभव है? देखिए, दोनों तरह का इलाज अवेलेबल होता है, दवाइयाँ भी होती हैं, सर्जरी भी होती है, लेकिन दोनों का कुछ कट ऑफ होता है। हम डॉक्टर्स को बहुत चीज़ सोचना होता है, हमारी बहुत सारी जिम्मेवारियाँ होती हैं। हमको ये सोचना होता है कि हमारा पेशेंट का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ फैमिली प्लान हुई है कि नहीं, यानी कि उसको बच्चा है कि नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। क्योंकि हमको ये समझ आता है कि हमारे पेशेंट के लिए फैमिली इम्पॉर्टेंट है, इसको बच्चा करना है, अगर बच्चा नहीं है तो हम उस चीज़ को सबसे ज़्यादा कंसिड्रेशन देते हैं। उसके अलावा पेशेंट को कितना तकलीफ़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन होता है ट्रीटमेंट के लिए। तीसरा, ये एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोमा है कहाँ पे? क्या ये ओवरी में है, क्या ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में है, पेल्विस में है, पाउच ऑफ डगलस में है, बहुत सारे अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे राउंड लिगामेंट, इन्फंडिबुलो पेल्विक लिगामेंट, कहाँ पे एग्जैक्टली है ये, उसके हिसाब से भी डिसाइड करते हैं। जो ट्यूमर का साइज़ है उसका साइज़ कितना है, यानी एंडोमेट्रियोसिस सिस्ट का साइज़ कितना है, 3 सेंटीमीटर से कम है, ज़्यादा है, 1 सेंटीमीटर से कम है, ज़्यादा है। सो कुल मिला के अगर आप ट्रीटमेंट की बात करें तो ये एक फैक्टर पे नहीं डिसाइड होता है, मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिस पर हम इसको डिसाइड करते हैं, और ये क्लिनिकल सेटिंग में ही हम समझा सकते हैं, बिकॉज हर पेशेंट बहुत एक्सक्लूसिव होता है और पेशेंट को कितना तकलीफ है वो सिर्फ पेशेंट बता सकता है। तो अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट, हम भी चाहते हैं कि भाई पेशेंट का सर्जरी नहीं करना पड़े, सब चाहते हैं कि गोलियों से करें। हाँ, हम गोलियों का यूज़ करते हैं, हम एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट करते हैं, कुछ एक गोलियाँ यूज़ करते हैं, लेकिन उसका भी एक ड्यूरेशन होता है, और कुछ एक सिचुएशन में गोलियाँ तो आप दे ही नहीं सकते, आपको फाइनली सर्जरी ही करना होता है अगर आप पेशेंट को रिलीव करना चाहते हैं उसकी परेशानी से। तो प्लीज़ बहुत रिजिड ना रहें दवाइयों के नाम पे। कई बार बहुत सारे पेशेंट दवा खाने के चक्कर में बहुत झूला छाप लोगों को बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जिसका कोई असर नहीं होता उस बीमारी पे, उसको यूज़ करने लगते हैं, और फाइनली क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो जो छोटा सा बीमारी जिसको कंट्रोल किया जा सकता था भव्य रूप ले लेता है। सो बहुत रिजिड ना रहें। अब जब समस्या आया है तो समाधान करना है। शायद लाइफ भी ऐसा है, लाइफ इज़ ऑल्सो लाइक दिस। इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम, सोच के कि प्रॉब्लम कैसे हुआ अभी कोई फ़ायदा नहीं है, समस्या का समाधान कीजिए, सॉल्व योर प्रॉब्लम, फिर देखेंगे कि क्या कैसे कर सकते हैं। सो एंडोमेट्रियोसिस एक वैसा ही चैलेंज होता है एक फीमेल कपल या फैमिली के लाइफ में, जहाँ पे आपको एक एक्टिव इंटरवेंशन लेना होता है, बिकॉज बहुत ही नोटोरियस, बहुत ही इरिटेटिंग सिचुएशन होता है ये। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में मेरे हिसाब से मुझे जितना समझ आया कि मेरा ऑडियंस समझ पाए, मैंने बताने की कोशिश करी है। लेकिन अगर कोई पॉइंट मिस हो गया हो या आपके पास कोई सवाल हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। तब तक के लिए